नमस्कार। आज हम बात करेंगे उपन्यास और कहानी के इस पाठ्यक्रम में विशेष तौर पर गोदान की, और गोदान के साथ साथ जिस कालखंड में गोदान की रचना हुई थी उसी कालखंड की एक और महत्वपूर्ण रचना राम की शक्ति पूजा की। गोदान प्रेमचंद की कृति है और राम की शक्ति पूजा निराला की। आप सब जानते हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, दोनों रचनाकारों को आप ठीक से जानते हैं, दोनों के कृतित्व से परिचित हैं, दोनों की महानता से परिचित हैं। इन दोनों रचनाओं को एक साथ लेने का सबसे बड़ा कारण इनका रचना काल है। दोनों रचनाएं 1935 और 36 में लिखी गईं। दोनों रचनाओं में अपने समय का सत्य आया है, जिसे हम साहित्य की भाषा में युग सत्य कहते हैं। तो दोनों में युग सत्य आया है। जिस तरह प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में अपने समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भी कहना चाहिए उसमें, और राजनीतिक समस्याओं को पकड़ा है, उसे चित्रित किया है, अभिव्यक्त किया है, उसी प्रकार निराला ने भी अपनी इस लंबी कविता में किया है। गोदान गद्य में है, उपन्यास का शिल्प है, वो उपन्यास है, और राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, महाकाव्यात्मक औदात्य वाली लंबी कविता। राम की शक्ति पूजा राम को केंद्र में रखकर लिखी गई है, बल्कि कहना चाहिए कि राम और रावण के युद्ध को केंद्र में रखकर लिखी गई है। और गोदान जो पूरा कालखंड था, जो औपनिवेशिक दासता का कालखंड था, जिसमें पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उसको केंद्र में रखकर लिखी गई कृति है। माध्यम बना है होरी जैसे लोग, उस समय के जमींदार, उस समय की वे स्त्रियां जो स्त्री मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही थीं, और वे स्त्रियां भी जो ग्रामीण परिवेश में रह रही थीं और जो परंपरागत ढंग से रहने के लिए विवश थीं। यानी कि एक बड़ा वितान बनाया है प्रेमचंद ने गोदान में। हमने गोदान को लेकर कुछ और चर्चाएं भी आपके साथ की हैं, उनमें भी ये प्रसंग आए हैं। लेकिन आज जब हम गोदान और राम की शक्ति पूजा को आमने सामने रखकर बात कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर स्त्री प्रसंग की बात हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि राम की शक्ति पूजा के केंद्र में भी सीता हैं। सीता की मुक्ति का प्रसंग है। हम सब जानते हैं कि वह कालखंड माँ भारती की मुक्ति का प्रसंग है, भारत माता की मुक्ति का प्रसंग है, भारतवर्ष की मुक्ति का प्रसंग है। निराला ने भारत की मुक्ति के प्रसंग को राम कथा के साथ जोड़ दिया है। गोदान में किसान की मुक्ति का प्रसंग है, स्त्रियों की मुक्ति का प्रसंग है, और प्रकारांतर से भारत की मुक्ति का प्रसंग है। आप देखेंगे कि पूरे कालखंड में अंधेरा छाया हुआ है। उसमें गांधी जी थोड़े से निराश हो चुके थे, भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी। भारतीय राजनीति में एक तरह से अंधेरा छाया हुआ था, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे समय में गोदान की रचना होती है, ऐसे ही समय में कामायनी की रचना होती है, जयशंकर प्रसाद कामायनी की रचना करते हैं। ऐसे समय में राम की शक्ति पूजा की रचना होती है। ये अकारण नहीं होता है। ये तीनों रचनाकार आपस में एक दूसरे से कम इस विषय पर तो चर्चा नहीं ही कर रहे थे कि वे क्या लिख रहे हैं, किन विषयों को उठा रहे हैं, लेकिन युग सत्य रचनाकारों की वाणी में स्थान पाता ही पाता है। वही रचनाकार कालजयी बनता है जो कालजीवी भी होता है। जिसे अपने समय के सत्य की पहचान नहीं होती, वह आने वाले समय के सत्य की पहचान नहीं कर पाता। जो रचनाएं अपने समय में महत्वपूर्ण होती हैं, अपने समय को साथ लेकर चलती हैं, उन्हीं में यह संभावना भी होती है कि वे आने वाले समय की भी पहचान कर सकें। प्रेमचंद इसी अर्थ में कालजयी कथाकार हैं, कालजयी चिंतक हैं। इसी अर्थ में प्रसाद भी कालजयी कवि, नाटककार, कथाकार हैं। इसी अर्थ में निराला भी महान कवि हैं। यानी कि ये सब कालजीवी भी थे अपने समय में और कालजयी भी हैं। यह भी अकारण नहीं है कि लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी सदी के करीब पहुंच रहे हैं हम लोग इन रचनाओं को। 1935 आते आते 100 वर्ष हो जाएगा इन रचनाओं को
लेकिन इनकी महत्ता में कोई फर्क नहीं आया है। आज भी साहित्य के विद्यार्थी के लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी जो साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं, ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तमाम समाज वैज्ञानिकों के लिए गोदान प्राथमिक सामग्री की तरह है। औपनिवेशिक काल को समझने के लिए किसी समाजशास्त्री से कम महत्वपूर्ण नहीं है प्रेमचंद का रचना संसार। इतना विश्वसनीय कम रचनाकारों का संसार होता है जितना प्रेमचंद का है। यही निराला के साथ है। निराला का कवि कर्म विश्वसनीय कवि कर्म है और इसी कारण वह अपने पाठकों में उसी तरह विश्वसनीय बना हुआ है, उसकी जगह बनी हुई है। लेकिन जब हम इन दोनों रचनाओं पर बात करें, जब हम इन दोनों रचनाओं के कुछ प्रसंगों पर बात करें, कुछ समस्याओं पर बात करें, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। यानी जब प्रेमचंद स्त्री जीवन को लेकर केंद्र में आते हैं तो एकाएक नहीं होता है। यह प्रेमचंद से पहले स्त्रियों को लेकर भारत में कार्य हो रहे थे। उनकी मुक्ति को लेकर तमाम तरह के आंदोलन चल रहे थे। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ऐसे आंदोलनों से, ऐसे कार्यों से भरा हुआ है। सीमंतनी उपदेश जैसी किताब लिखी जा चुकी थी। हमें ये प्रसंग याद रखना चाहिए। रखमाबाई हो चुकी थीं। इतिहासकार सुधीर चंद्र ने बहुत विस्तार के साथ रखमाबाई के संघर्ष पर लिखा है। दलित आलोचक धर्मवीर ने सीमंतनी उपदेश पर बड़ा कार्य किया है। बाद के दिनों में उन्होंने यह भी ढूंढा था कि इस किताब की लेखिका का वास्तविक नाम माई भगवती था। सीमंतनी उपदेश 19वीं शताब्दी में लिखी गई वह पुस्तक है जिसमें पितृसत्ता के भीतर स्त्री की जो दयनीय दशा है उसका बहुत मार्मिक वर्णन हुआ है। विवाह संस्था को बार बार प्रश्नांकित किया गया है इस किताब में। जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये इसका कतई मतलब न समझें कि यहाँ विवाह संस्था को अस्वीकार करने जैसी कोई चीज़ है। ये जो हमारे तमाम चिंतक थे, वे प्रेमचंद हों, वे निराला हों, वे प्रसाद हों, वे टैगोर हों, वे राम मोहन राय हों या नवजागरण के जो दूसरे अग्रदूत थे, ये सब लोग विवाह संस्था में विश्वास करते थे। लेकिन इन सबको मालूम था कि परिवार के भीतर स्त्री की दासता भी है। स्त्री स्वतंत्र नहीं है। स्त्री को वह अधिकार वहाँ नहीं मिल पाए हैं जिसकी वह हकदार है। इसलिए ये प्रश्न खड़े किए जा रहे थे। हम आज ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक नवजागरण के अग्रदूतों ने जो ज्योति जलाई थी उसका प्रकाश फैला है। यह दास्ता कम हुई है। स्त्रियों को उनके अधिकार मिले हैं। सीमंतनी उपदेश की लेखिका अगर आज होती या उस तरह का भावबोध जिनके भी मन में कभी रहा, वे लोग आज की बदलती स्थिति को देखें, समझें तो उन्हें प्रसन्नता होगी। शायद यह सुकून भी हो, शायद यह यकीन भी हो कि चीज़ें समय के साथ बदलती हैं और बदली हैं और सकारात्मक दिशा में बदली हैं। जब प्रेमचंद आते हैं तो उनके पीछे ये सब दिखाई देता है। उनसे पहले लगभग उनके साथ साथ रामेश्वरी नेहरू इलाहाबाद में स्त्री दर्पण जैसी पत्रिका निकाल रही थी, गृहलक्ष्मी जैसी पत्रिका निकल रही थी, जिसमें उन दिनों स्त्री चेतना के आलेख छपते थे, स्त्री को मुक्त बनाने वाले आलेख छपते थे। और जब हम मुक्त कह रहे हैं तो यहाँ भी इसका अर्थ स्वाधीनता के अर्थ में लीजिए। मुक्त का मतलब स्वाधीन होना, यानी स्त्री को वे अधिकार मिलना जिसे एक मनुष्य होने के नाते उसे मिलना ही चाहिए। जिस तरह हम पुरुष पर विश्वास करते रहे, इन सभी स्त्रियों का ये संघर्ष था। इन सभी नवजागरण के अग्रदूतों का ये संघर्ष था कि जिस तरह हम पुरुषों को पढ़ने का अवसर देते हैं, अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर देते हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलना चाहिए। आज ये सब हो रहा है। नवजागरण, जैसा कि मैं अभी निवेदन कर रहा था, उसका जो मूल मंतव्य था वह सफल हो रहा है। तो जब प्रेमचंद लगभग
1900 ईस्वी के आसपास हिंदी और उर्दू लेखन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। आरंभिक तौर पर उर्दू के रचनाकार के रूप में, बाद में हिंदी में आते हैं और दोनों भाषाओं में वे एक कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह बनाते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इन दोनों भाषाओं में प्रेमचंद के बिना कोई बात नहीं हो सकती, न हिंदी में न उर्दू में। जब निराला आते हैं, निराला की भी स्थिति यही है कि निराला के बिना आप हिंदी कविता पर कोई बातचीत नहीं कर सकते। आधुनिक युग के हिंदी कविता के वे सबसे बड़े नायक हैं। उसके बाद ही पंक्ति शुरू होती है, निराला के बाद ही पंक्ति शुरू होती है। तो ऐसे दो रचनाकारों की कृतियां हमारे पास हैं, राम की शक्ति पूजा और गोदान। आप देखें कि किस तरह गोदान का जब आरंभ होता है तो कैसे होरी के साथ आरंभ होता है। एक निराशा का वातावरण दिखाई देगा। होरी कहता है कि जब आपकी गर्दन किसी की टांगों के नीचे दबी हुई हो तो उसे सहलाते रहने में ही भलाई है। यह कोई प्रसन्न हो सकता है कि व्यवहारिक बुद्धि की चीज़ है, लेकिन प्रेमचंद व्यवहारिक बुद्धि का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। प्रेमचंद यह बताना चाहते थे कि यह शोषण का तंत्र है। एक किसान जो रात दिन मेहनत कर रहा है, एक किसान जो अन्न उपजा रहा है, ऐसी क्यों कर व्यवस्था है कि उसे किसी का पैर सहलाना पड़े? ऐसी क्यों कोई व्यवस्था है जिसमें जमींदार उसका लगातार शोषण करे? प्रेमचंद ये प्रश्न गोदान के बिल्कुल आरंभ में उठा देते हैं। एक तरह का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अंधेरा था उस दौर का, प्रेमचंद एकदम आरंभ में ही उस पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं। राम की शक्ति पूजा का आरंभ होता है राम रावण के पहले दिन के युद्ध के साथ। पहले दिन का युद्ध समाप्त होता है। निराला लिखते हैं, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, लिखा रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। सूर्य डूब गया है। राम और रावण का युद्ध जो है वह पहले दिन का समाप्त हो गया है। रवि का अस्त होना आप प्रतीक की तरह देख सकते हैं। गांधी निराश हैं, जैसा कि मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था। भगत सिंह को फांसी हो चुकी है। सारे स्वतंत्रता सेनानी लगभग उस स्थिति में हैं कि कोई राह नहीं सूझ रही है। अंधेरा छाया हुआ है। रवि के अस्त होने के बाद, सूर्य के अस्त होने के बाद अंधेरा ही होता है। निराला इस सत्य को पकड़ते हैं कि चारों तरफ भारत में अंधेरा छाया हुआ है। गांधी चुप, भगत सिंह जा चुके हैं और सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चुप। यही बात पकड़ते हैं प्रेमचंद भी अपने वहाँ। तरीका अलग है, प्रसंग अलग है, कहने का ढंग अलग है, विषय वस्तु अलग है। आप देखें, जब निराला आगे कहते हैं कि केवल जलती मशाल, आप याद करें निराला उस तरह गांधीवादी नहीं थे जिस अर्थ में प्रेमचंद को गांधीवादी माना जाता है। हालांकि गोदान तक पहुंचते पहुंचते प्रेमचंद का गांधीवाद के साथ एक आलोचनात्मक रिश्ता बन गया था। वे गांधी के प्रति अपार आस्था से भरे हुए थे तब भी, लेकिन वे अपने समय के सत्य को भी पहचान रहे थे। तमाम विचार सरणियाँ, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी महत्व दे रहे थे उस समय। जो तमाम विचार सरणियाँ उस समय विश्व में चल रही थीं, जिनसे मुक्ति की कोई भी संभावना बन सकती थी, प्रेमचंद उन सब पर विचार कर रहे थे, उन सब से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जब आप विचार करेंगे कि केवल जलती मशाल, तो आपको गांधी याद आएंगे। उस दौर में गांधी दिखेंगे आपको। तमाम निराशा के बावजूद भी सब लोग गांधी की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे कि उस अंधेरे में कोई राह अगर निकलेगी तो जिस तरह निराला को राम की शक्ति पूजा में लगता है कि राम से ही निकलेगी, यानी युद्ध का वातावरण है, राम रावण के युद्ध का प्रसंग है, तो वहाँ राह तो राम से ही निकलेगी। भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखेंगे तो निराला को लगता है कि गांधी से ही राह निकलेगी। यही बात प्रेमचंद को भी बार बार लगती है। वे बार बार अपने कथा साहित्य में भी, बार बार अपने विचार साहित्य में भी गांधी को केंद्र में लेकर आते हैं।
जैसा कि मैंने निवेदन किया, और लोगों को भी लेकर आते हैं, लेकिन गांधी केंद्र में है। तो ये आप देखेंगे कि आरंभ के साथ ऐसा, ये चीज़ आपको कामायनी में भी दिखाई देगी। कामायनी का भी जो आरंभ होता है वहाँ भी अंधकार है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें छंटती हैं, बनती हैं, ये रचनाकार देखते हैं। स्त्री का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है निराला के वहाँ भी, और स्त्री का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है प्रेमचंद के वहाँ भी। गोदान में अगर किसान समस्या के साथ साथ किसी दूसरी समस्या को अधिक जगह मिली है तो वह स्त्री जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मिली है। वो होरी की अपनी बेटियों के संदर्भ में हो, वो मालती के संदर्भ में हो, वो झुनिया के संदर्भ में हो, वो किसी भी आप क्रमशः बढ़ेंगे, वो दलित स्त्रियों के संदर्भ में हो, क्रमशः आपको दिखाई देगा कि प्रेमचंद ने उस उपन्यास में किसान जीवन के साथ साथ स्त्री जीवन को एक बड़ा फलक दिया है। इसी अर्थ में जो गोदान है वो सिर्फ किसान जीवन का उपन्यास नहीं है। अधिकांशतः विश्वविद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने की प्रकृति है कि ये बताया जाता है कि गोदान किसान जीवन की कृति है, वो किसान जीवन का महाकाव्य है, लेकिन यह एकांगी अध्ययन है। गोदान एक वृहद सांस्कृतिक और राजनीतिक उपन्यास है जिसमें संस्कृति के अनेक प्रश्न संश्लिष्ट ढंग से उपस्थित हुए हैं और प्रेमचंद ने उनको अपने ढंग से व्याख्यायित करने की कोशिश की है, प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जब हम स्त्री प्रसंग पर बात करेंगे इस उपन्यास के संदर्भ में और राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में, तो आप याद करें कि वो पूरा कालखंड, पुनः जैसा मैं कह रहा था कि भारतवर्ष की आज़ादी का कालखंड है। सबको लग रहा था कि भारत माता जो है वो कैद में है। उस कैद को दिखाने के लिए निराला सीता के अपहरण को दिखाते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, रावण की कैद में है सीता। आप सब जानते हैं कि इस महादेश में सीता को मां का दर्जा हासिल है। यही सत्य गोदान में प्रेमचंद अपने समकालीन मनुष्यों के साथ लेकर आते हैं। होरी हाड़ मांस का एक किसान है जिसे हम आज भी देखते हैं अपने गांव में, अपने आसपास के परिवेश में। झुनिया हो, वैसी स्त्रियों से भी हम परिचित हैं, मालती जैसी स्त्रियों से भी हम परिचित हैं, हम राय साहब जैसे लोगों से भी परिचित हैं जिनका चेहरा बदल चुका है। अब राय साहब उस रूप में नहीं है जिस रूप में 1935-36 में प्रेमचंद के उपन्यास में थे, जिन्हें किसानों के दुख की चिंता नहीं थी, अपने ऐश्वर्य की चिंता अधिक थी, अपने सुख की चिंता अधिक थी, अपने तमाम तरह के कार्यक्रमों की चिंता अधिक थी। वो ये नहीं पूछते कि तुम लोगों के घर में आजकल खाना बनता है या नहीं बनता है। वे ये कहते हैं कि तुम्हारे गांव से मुझे इतने रकम की उम्मीद है, 500 रुपये की रकम की उम्मीद है, 100 रुपये की रकम, जब जैसी ज़रूरत हो कि रकम की उम्मीद है, ताकि वे अपने मनपसंद कार्यक्रमों को चला सकें, कर सकें, उनका आयोजन कर सकें। प्रेमचंद इस पर प्रश्न उठाते हैं, दृश्य उपस्थित करते हैं आपके सामने, और आपको खुद समझ में आ जाता है कि उस किसान से राय साहब बात कर रहे हैं जिसके शरीर पर पूरा पूरा साबुत कपड़ा नहीं है, पैबंद लगे कपड़े जो पहनते हैं। उन किसानों से कहते हैं कि हमें इतना लगान चाहिए, हमें ये चाहिए। तो कैद के कितने रूप हैं? भारत माता की कैद का ही एक रूप यह है। अंग्रेज और किसान, अंग्रेज उस समय शासक थे, तो शासक और किसान के बीच में ये जो दूसरा वर्ग था जमींदारों का, प्रेमचंद इसको प्रश्नांकित करते हैं। जब हम किसी अगली कक्षा में किसान जीवन और प्रेमचंद पर बात करेंगे तो हम विस्तार से बात करेंगे इस पर कि प्रेमचंद इस जमींदार वर्ग को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं। यहाँ संकेतवश कि राय साहब, प्रेमचंद जब राय साहब को लेकर आते हैं तो वो किसी दुविधा में नहीं हैं। वे राय साहब या जमींदार वर्ग की पहचान कर चुके हैं, उनमें कहीं उनको दुविधा नहीं है, और यह पहचान वे प्रेमाश्रम के दौर से कर रहे हैं, यानी कि 1918 से कर रहे हैं। वो लगातार 18 वर्ष बाद का उपन्यास है, 36 में आता है गोदान अपने असली रूप में। तो ये चीज़ है।
जब स्त्री की बात आती है, आप देखें कि गोदान का आरंभ ही होता है और वहाँ पर जो झुनिया है वो बात करती है गोबर से और कहती है कि वो विधवा है, बाल विधवा है, लेकिन गोबर से मिलती है। बाद में गोबर से उसका विवाह भी होता है। गोबर से कहती है कि मैंने अपने पति से कह दिया था कि यदि पुरुष दूसरी स्त्रियों के पीछे भागेगा, कहने का उसका जो आशय है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि पुरुष दूसरी स्त्रियों के पीछे भागेगा तो स्त्री के भी मन में जो आएगा वो करेगी। ये अपने समय से बहुत आगे की बात थी। प्रेमचंद ये बताना चाहते थे कि जो पुरुष अपने लिए चाहता है, अगर वो ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेगा तो स्त्री भी अपने लिए वो चाह लेगी। हालांकि झुनिया का ये मंतव्य नहीं है, बाद में वो बहुत आदर्श किस्म की पत्नी बनती है, जो कि और बहुत परंपरागत किस्म की बनती है। शायद प्रेमचंद ये दिखाना चाहते थे कि यह भी एक सत्य है भारत का, इसलिए दिखाते हैं। वो एक चीज़ लेकर आते हैं। आप जब निराला के वहाँ आएंगे स्त्री को लेकर के, तो राम की शक्ति पूजा से पहले आपको सरोज स्मृति को एक बार देखना चाहिए। सरोज स्मृति निराला की एक ऐसी कविता है, हिंदी में उससे अधिक मार्मिक कोई दूसरी कविता नहीं है। पुत्री के शोक में लिखी गई कविता है। एक युवा पुत्री का निधन हो गया है। पिता उसे अंतिम यात्रा के लिए ले जाता है। दुख ही दुख है चारों तरफ, दुख ही दुख है चारों तरफ। ऐसे में निराला याद करते हैं और कहते हैं कि निराला जब कहते हैं वहाँ पर कि धन्य मैं पिता निरर्थक, तेरे हित कुछ कर न सका, जाना तो बस अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। यही निराला राम की शक्ति पूजा में राम के मुख से कहलवाते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। बेटी के संदर्भ में कहते हैं कि पिता का दायित्व नहीं निभा पाया। और सिर्फ अपने पिता की बात नहीं है, सही है कि उन्होंने पुत्री के शोक में लिखा था, लेकिन यह उस युग के, उस समय के करोड़ों पिताओं की बात थी कि पिता अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। अगर ऐसा कर पाते तो प्रेमचंद को निर्मला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रेमचंद के होरी को अपनी बेटियों की बेमेल शादी नहीं करनी पड़ती। मतलब विवाह से लेकर जीवन के अन्यान्य प्रसंगों में स्त्रियों के साथ जो व्यवहार हो रहा था, जो आचरण हो रहा था, ये दोनों रचनाकार उसको प्रश्नांकित करते हैं। दोनों की पीड़ा है कि स्त्रियां मुक्त नहीं हैं, और स्त्रियां मुक्त हों, स्त्रियों को आज़ादी मिले, एक सामाजिक आज़ादी मिले, तो जाहिर है कि भारतवर्ष की वास्तविक आज़ादी का स्वरूप बनेगा। यानी औपनिवेशिक सत्ता से भी आज़ादी, और जो एक सामाजिक संरचना है, सांस्कृतिक संरचना है, उससे भी आज़ादी का मामला। धीरे धीरे आज़ाद भारत में हमने इन चीज़ों को प्राप्त किया है, स्वाधीन भारत में हमने इन चीज़ों को प्राप्त किया है। आप देखेंगे कि जो विलाप सरोज स्मृति में निराला कर रहे हैं, वही विलाप होरी करता है गोदान में, जब उसको लगता है कि लोग चौराहे पर उस पर हंस रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं कि इसने बेटी का बेमेल विवाह कर दिया था। उसे गहरी पीड़ा है। उसके कुछ दिनों बाद ही वो पछाड़ खाकर गिरता है और मर जाता है। दोनों कृतियों में जब आप इस तरह विचार करेंगे, अंधेरे पक्ष को लेकर, राजनीतिक पक्ष को लेकर, सांस्कृतिक पक्ष को लेकर, स्त्रियों के पक्ष को लेकर विशेष तौर पर, तो आपको अद्भुत साम्य दिखाई देता है। दोनों की पीड़ा दिखाई देती है कि एक जैसी पीड़ा है कि स्त्रियां कब मुक्त होंगी इस समाज में, कब उनको वास्तविक स्वाधीनता मिलेगी हमारे समाज में। इन दोनों कृतियों के अंत को लेकर कोई कह सकता है कि एक जैसी नहीं है दोनों कृतियाँ, दोनों का अंत अलग अलग है। गोदान का होरी हार जाता है, उसे हारना ही था। उस समय अगर एक किसान जीत जाता, यदि उस समय एक किसान को प्रेमचंद खुशहाल किसान दिखा देते, तो यह अवास्तविक होता, असत्य होता। तब क्या, आज तक स्थितियां बहुत नहीं बदली हैं। किसानों के संबंध में हम तरह तरह की सूचनाएं पढ़ते रहते हैं, सरकार कोशिश करती रहती है, लेकिन स्थितियां अभी बदली नहीं हैं। तो प्रेमचंद जो दिखा रहे थे वह वही दिखा सकते थे, लेकिन निराला के
पास यह सुविधा नहीं थी। निराला ने राम कथा का आश्रय लिया था, राम और सीता की कथा का आश्रय लिया था। उन्हें अंत उसी तरह दिखाना था जब प्रसन्न होकर देवी कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। राम को अंततः हारा हुआ नहीं दिखाया जा सकता था, इसलिए निराला ने वही किया, राम की विजय की संभावना दिखाई। निराला के मन में रहा होगा, यह उम्मीद रही होगी, और यह अच्छा हुआ कि निराला उस आज़ादी को देखने के लिए, उस स्वाधीनता को देखने के लिए भी जीवित रहे। प्रेमचंद को यह अवसर नहीं मिला। गोदान की रचना के कुछ दिनों बाद ही वे दिवंगत हो गए, लेकिन निराला को उम्र मिली, उन्होंने भारत की स्वाधीनता देखी और अपनी कविता को सत्य होते हुए भी देखा कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। भारत स्वाधीन हुआ। निराला के अपने समय तक स्त्री मुक्ति का स्वरूप बनने लगा था। स्वाधीन भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त सुविधाएं स्त्रियों को मिलने लगी थीं। प्रेमचंद भी यही स्वप्न देख रहे थे, किसानों के लिए, स्त्रियों के लिए, दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचना जिनके भी पास थी, जो भी वंचित थे, सबके लिए प्रेमचंद और निराला स्वप्न देख रहे थे। वह स्वप्न धीरे धीरे साकार हो रहा है, लेकिन ये कृतियां आज भी इसलिए प्रासंगिक हैं, इन कृतियों को इसलिए एक साथ पढ़ना चाहिए कि आप यह देख सकें और जान सकें कि एक समय में एक तरह की समस्याओं को कहने के लिए, एक तरह की बात को कहने के लिए रचनाकार अलग अलग विधाओं का चयन करते हैं, अलग अलग कथा या काव्य विषयों का चयन करते हैं। विषय वस्तु अलग हो सकती है, लेकिन मूल संवेदना जो रहती है वो एक सी रहती है। बस उसको डिकोड करने की ज़रूरत होती है, बस उसे खोलने की ज़रूरत होती है, उसे कहने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप प्रेमचंद के वहाँ स्त्री जीवन को लेकर कोई विचार करें, निराला के वहाँ जब कोई आप स्त्री जीवन को लेकर विचार करें, तो यह ज़रूर देखें कि यह सिर्फ इनसे नहीं शुरू होता, इनके पीछे भी एक पृष्ठभूमि है। इन्होंने उसे और उज्ज्वल बनाया और धारदार बनाया और अग्रगामी बनाया। यह इनकी विशेष भूमिका है। उसको और वैचारिक तीक्ष्णता प्रदान की इन रचनाकारों ने, और एक रचनाकार के तौर पर जिन विधाओं में ये लिख रहे थे उपन्यास या कविता में, उन विधाओं को भी इन्होंने वह ऊंचाई दी कि इन दोनों कृतियों के बिना आप न उपन्यास पर बात कर सकते हैं, न कविता पर बात कर सकते हैं। निराला का जिक्र आते ही राम की शक्ति पूजा का स्मरण हो आता है, और प्रेमचंद और गोदान तो एक दूसरे के पर्याय हैं। दूसरी भाषाओं के लोग भी, भारत से बाहर के लोग भी जब प्रेमचंद का जिक्र आता है तो गोदान को ही याद करते हैं। हालांकि प्रेमचंद ने गोदान के समानांतर भी अन्य बहुत महत्वपूर्ण कृतियां लिखी हैं। रंगभूमि जैसी कृति लिखी है, प्रेमाश्रम जैसी कृति लिखी है, और अनेक ऐसी कहानियां लिखी हैं जिन पर सदा सदा गर्व किया जा सकता है। धन्यवाद।